जैसे ही जीतू ने गौरव के मुंह में लड्डू ठूसा, उसे अपनी माँ की बात याद आ गई कि वो किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए। अब ना तो गौरव उस लड्डू को निगल पा रहा था और ना ही उसे थूक पा रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे क्या। फिर जैसे उसने जीतू को भी वो लड्डू खाते हुए देखा तो उसकी सांस में सांस आई और उसने भी वो लड्डू खा लिया। फिर उसने खुद को समझाते हुए कहा, मैं भी क्या माँ की बातों में आ रहा हूं। ये टोना टोटका कुछ नहीं होता है। घर जाते टाइम मंदिर होते हुए जाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। तब जीतू ने उससे एक्साइटेड होकर पूछा, कैसा लगा लड्डू? गौरव बस मुस्कुरा दिया और फिर कुछ सोचते हुए बोला, देखो जीतू, अब तो तुम्हारी जॉब भी लग गई है, तो अब कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ये सुनते ही जीतू बोल पड़ा, ये क्या बोल रहे हो भैया आप? मैं इतने बड़े शहर में अकेला कैसे रहूंगा? मैं तो आपके अलावा यहां किसी को जानता भी नहीं हूं। पर गौरव अपना मन बना चुका था। उसने बहाना बनाया कि उसका रूम छोटा है, 2 लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ये सुनते ही जीतू कहने लगा, घर नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए भैया, और वो तो आपका है ही। और क्या अपने घर आए हुए अतिथि को कोई ऐसे निकालता है? वो सुना नहीं है, अतिथि देवो भवा। जीतू की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर गौरव समझ गया था कि जीतू उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। वो अब उसके साथ ही रहेगा और गौरव के पास इस सिचुएशन से समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रूम शिफ्ट करने की बात हुए 2-3 घंटे बीत चुके थे, पर आज गौरव का पूरा ध्यान सिर्फ जीतू पर ही था। जीतू ऑफिस के बाकी लोगों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा था और यह बात गौरव को पसंद नहीं आ रही थी। फिर लंच टाइम में जब गौरव कैंटीन गया तब जीतू भी उसके पीछे पीछे हो लिया और फिर गौरव के साथ बैठकर उसी का टिफिन खाने लगा। जीतू की इस बात से गौरव अब चिढ़ चुका था। वो उसे टोकते हुए बोला, सुबह से देख रहा हूं तुम कुछ ज्यादा ही लोगों के साथ हाय हेलो कर रहे हो। जिस पर जीतू ने उसे जवाब दिया, जान पहचान बढ़ा रहा हूं भैया, आप इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? वैसे भी लोगों से बात तो करनी पड़ेगी ना, काम कैसे होगा? जीतू के इस ओवर स्मार्ट एटीट्यूड से अब गौरव इरिटेट हो चुका था, इसलिए उसने जीतू को इग्नोर करना ही बेहतर समझा। तभी जीतू को एक कॉल आया और वो वहां से उठकर चला गया। समीर, जो अर्पित के बहुत क्लोज था, वो कुछ देर से गौरव की तरफ देख रहा था। जीतू के जाते ही वो गौरव के पास आया। ये लड़का कजन है तेरा? गौरव ने हकलाते हुए बोला। वो हाँ, नहीं, कजन का फ्रेंड है, मेरा जूनियर है। समीर ने उसे बताया कि जीतू सुबह उसके डेस्क पर बैठा हुआ था। यह सुनते ही गौरव चौंक गया। मेरे डेस्क पर? गौरव इससे पहले आगे कुछ पूछता, किसी ने समीर को आवाज लगा दी और वो वहां से चला गया। अब गौरव सोचने लगा, क्या वो चाकू और माचिस जीतू ने ही उसके ड्रॉर में रखे थे? गौरव लंच को आधा छोड़कर तुरंत अपने डेस्क पर आया और उसने दोबारा अपना ड्रॉर खोल के देखा तो वो हैरान हो गया। उसके ड्रॉर में ना तो कोई चाकू था और ना ही कोई माचिस। और वो सोच में पड़ गया कि आखिर दोनों चीजें गई तो गई कहां? और बस उसी वक्त गौरव का फोन बज उठा। फोन एक क्लाइंट का था और उसने गौरव को मीटिंग के लिए बुलाया था। गौरव मीटिंग के लिए ऑफिस से बाहर निकल ही रहा था कि तभी उसकी नजर जीतू पर पड़ी। वो ऑफिस के लोगों के साथ जोर जोर से बात कर रहा था। अरे गौरव भैया और मैं तो दोस्तों की तरह रहते हैं, कोई कजन वाली बात नहीं है हम में। मेरे लिए तो खाना भी बनाते हैं वो, हाँ सुबह कॉफी भी देते हैं मुझे। मेरे जो मामा है ना, वो उनके स्कूल प्रिंसिपल थे, बहुत आना जाना है हमारा। गौरव को जीतू की बातें सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने पहले भी जीतू को मना किया था कि वो लोगों से जरूरत से ज्यादा बात ना किया करे, पर जीतू कहां सुनने वाला था। पर इस वक्त उसे अर्जेंटली मीटिंग में जाना था, इसलिए वो जीतू को बिना कुछ बोले ऑफिस से निकल गया। गौरव जैसे ही पार्किंग से बाहर आया तभी अचानक उसकी स्कूटी बंद हो गई। वो स्कूटी फिर से स्टार्ट कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर स्कूटी के आईने पर गई। उसने देखा कि एक आदमी ने उसके पीछे आकर अपनी बाइक रोक दी थी। उस आदमी ने हेलमेट पहन रखा था, जिसके कारण उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। तभी गौरव की नजर उस आदमी के हाथ पर गई। उसने एक हाथ में हॉकी स्टिक पकड़ी हुई थी। यह देखकर गौरव सतर्क हो गया और जैसे ही वो अपनी स्कूटी से उतरने लगा तभी वो आदमी तेजी से दौड़ता हुआ गौरव के पास आया और उसने जोर से हॉकी स्टिक गौरव के पांव पर मारी। गौरव अब दर्द से करा उठा और नीचे गिर गया और उसने चिल्ला के पूछा, कौन हो तुम और क्यों मार रहे हो मुझे? पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो गौरव को अंधाधुंध मारे जा रहा था। गौरव ने कई बार उसे रोकने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं कर पाया। उसके शरीर से अब खून निकलना शुरू हो गया था। उस अधमरी हालत में भी गौरव जैसे तैसे चीख रहा था।
खुद को बचाने की गुहार लगा रहा था। तभी पार्किंग में कुछ लोगों की नजर गौरव पर पड़ी। वो लोग उसको बचाने के लिए भागे। जैसे ही गौरव के अटैकर ने यह देखा, वो फटाफट से अपनी बाइक पर बैठकर वहां से भाग निकला। पर जाने से पहले गौरव ने उस आदमी की बाइक का नंबर देख लिया था। उसे मालूम चल गया था कि उस पर अटैक करने वाला कौन था। पर इससे पहले कि गौरव कुछ कह पाता, वो बेहोश हो गया और आसपास के लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। जब हॉस्पिटल में उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि निधि और जीतू उसके रूम में ही थे। उसे होश में देखकर निधि और जीतू की जान में जान आई। तब डॉक्टर ने उन सबको बताया कि गौरव की चोटें अंदरूनी नहीं है, पर फिर भी उसको 1 हफ्ते रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर डॉक्टर वहां से चले गए और तब निधि उसके पास आई और प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोली, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? गौरव से बोला नहीं जा रहा था तो उसने निधि की तरफ देखकर थम्स अप किया। गौरव की हालत देखकर निधि अपसेट हो गई। फिर जीतू ने गुस्से में पूछा, किसने किया भैया आपके साथ ये सब? छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। तब निधि ने भी जोर डालते हुए गौरव से पूछा, बताओ ना गौरव, किसने अटैक किया था तुम पर? गौरव ने बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और कहा, अर्पित। ये सुनते ही निधि गुस्से में बोली, मुझे पता था, मैंने कहा था तुम्हें कि वो तुम पर अटैक कर सकता है। तुम मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो गौरव? हमें उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। गौरव पुलिस को इन्वॉल्व करने से मना करने लगा। तब अर्पित का नाम सुनते ही जीतू बीच में बोल पड़ा, ये अर्पित कौन है और उसने भैया पर अटैक क्यों किया? निधि ने उसे बताया कि वो गौरव की टीम में था और उसने गौरव को धमकी भी दी थी। ये सुनते ही जीतू गुस्से में बोला, अरे ऐसी की तैसी उसकी धमकी की? जानता नहीं है वो भी हमें, खाल उधेड़ देंगे उसकी। कंपनी के रिकॉर्ड में से जरा एड्रेस निकलवा के दो हमें निधि मैम। शाम तक उसकी बैंड ना बजा दूं तो मेरा नाम भी जीतू नहीं है। जीतू गुस्से के मारे लाल हो गया था। उसे तमतमाता देख गौरव बोल पड़ा, अरे बस बस, कोई झगड़ा नहीं करना है हमें। और तुम क्या मुजफ्फरनगर से दिल्ली यही करने आए थे? यह बोलकर गौरव ने जीतू को शांत कराया और निधि को भी घर जाने के लिए कहा। निधि के जाने के कुछ देर बाद डॉक्टर ने भी गौरव को डिस्चार्ज कर दिया और गौरव जीतू के साथ रूम पर चला गया। एक्सीडेंट के बाद गौरव घर पर ही रेस्ट कर रहा था और जीतू ने भी ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। वो गौरव की बहुत देखभाल कर रहा था, उसके लिए खाना बना रहा था, उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहा था और उसे दवाइयां टाइम पर दे रहा था। इन दिनों जीतू ने गौरव का इतना ख्याल रखा कि जीतू के बारे में गौरव की सोच ही बदल गई कि शायद जीतू इतना बुरा भी नहीं था। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जीतू उसके पास आया और कहने लगा कि वो सब्जी लेने मार्केट जा रहा है। जीतू को गए हुए बस 2 मिनट ही हुए होंगे कि गौरव का फोन बजा। कॉल उसकी मां का था। उन्होंने पहले तो उसका हाल चाल पूछा और फिर जीतू से दूर रहने को कहा, पर गौरव ने उनको बताया कि पिछले कुछ दिनों में जीतू ने उसका कितना अच्छे से ध्यान रखा था। लेकिन गौरव की मां को जीतू पर कतई विश्वास नहीं था और उन्होंने गौरव को चेताया कि जीतू जैसे लोगों पर भरोसा करना बेवकूफी है। यह कहकर उसकी मां ने फोन रख दिया। मां से बात करने के बाद गौरव ने जैसे ही अपना फोन बेड पर रखा तो उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ, जैसे कि कोई बटन हो। पर जैसे ही उसने उस बटन जैसी चीज को हाथ में उठाकर देखा, वो दंग रह गया। उसके हाथ में कोई बटन नहीं, टेडी बेयर की आंख थी। फिर उसे याद आया, अच्छा इस टेडी बेयर को जीतू साथ लेकर सोता है, तो शायद आंख निकल गई होगी। ये सोचकर जैसे ही वो टेडी बेयर की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि टेडी बेयर की दोनों आंखें तो वहीं की वहीं थी। फिर ये आंख किसकी है? वो सोच ही रहा था कि अचानक से उसको दोबारा अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ। उसने अपनी मुट्ठी खोलकर देखा तो वो हैरान हो गया। उसके हाथ में टेडी बेयर की एक और आंख थी। वो दोबारा टेडी बेयर की तरफ मुड़ा और देखा तो टेडी बेयर की आंख तो वैसी की वैसी थी। अब वो थोड़ा परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये आंख टेडी बेयर की नहीं है तो किसकी है, और बार बार मेरे हाथ में कहां से आ रही है। उसे फिर से अपने हाथ के नीचे कुछ महसूस हुआ और इस बार जैसे ही गौरव ने अपने बेड से चादर हटाई तो वो हक्का बक्का रह गया। उसकी चादर के नीचे पूरे बेड पर टेडी बेयर की आंखें ही आंखें पड़ी हुई थी। धीरे धीरे आंखें बेड से फर्श और फर्श से सीलिंग फैन तक हर जगह दिखाई देने लगी थी। ये देखते ही गौरव घबरा उठा। ये सपना है या सच्चाई? कि मुझे हर तरफ टेडी बेयर की आंखें क्यों दिखाई दे रही हैं? गौरव ने दोबारा ध्यान से देखा और उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था।
टेडी बेयर की आंखें सच में पूरे रूम में मक्खियों की तरह फैल चुकी थी, हर तरफ मंडरा रही थी, हवा में उड़ रही थी। इतनी सारी आंखों को देखकर गौरव का दिमाग खराब हो गया और वो पागलों की तरह इन आंखों को मुट्ठी में भरकर खिड़की से बाहर फेंकने लगा। जैसे ही उसकी नजर खिड़की के बाहर नीचे गली में पड़ी तो काले कपड़े पहने कोई लड़का इन आंखों को बटोर रहा था। ये लड़का कोई और नहीं, अर्पित था। क्या अर्पित दोबारा गौरव को चोट पहुंचाने के इरादे से उसके घर के नीचे आया था? क्या सच में टेडी बेयर की आंखें गौरव के कमरे में फैल गई थीं? या फिर एक बार फिर से ये उसका कोई सपना था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गौरव ने जब खिड़की से बाहर नजर डाली तो उसने देखा कि अर्पित उसके रूम के नीचे खड़ा हुआ था और टेडी बेयर की आंखों को बटोर रहा था। उसको देखकर गौरव जोर से चिल्लाया और भागते हुए अपने कमरे से बाहर आ गया। जीतू अभी मार्केट से लौटकर रूम के नीचे पहुंचा ही था कि अचानक उसने गौरव की चीख सुनी और वो भागते हुए ऊपर गया। तब उसने देखा कि गौरव सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। जीतू घबराते हुए उसके पास गया और पूछने लगा, भैया भैया क्या हुआ? ठीक तो? अचानक से इतनी जोर से क्यों चीखे आप? गौरव अभी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। जीतू की बातें सुनकर उसने हांफते हुए बोला, जीतू मैंने अभी अर्पित को नीचे सड़क पे खड़े हुए देखा और ऊपर रूम में आंखें थी, ढेर सारी आंखें, वो उस टेडी बेयर की। गौरव को यूं घबराया हुआ देखकर जीतू उसके बगल में बैठ गया। वैसे भैया जब आपको चोट लगी थी तो आपने अपने सर पे हेलमेट तो पहना था ना? कहीं दिमाग पे तो चोट नहीं आ गई आपके? ये सुनकर गौरव चिढ़ गया। कहना क्या चाहते हो तुम? जीतू ने गौरव के कंधे पर हाथ रखा। कहना ये चाहता हूं भैया कि जब सर पे चोट आई ही नहीं तो फिर आप ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? बताओ कहां है अर्पित? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और टेडी की ढेर सारी आंखें, ये तो पहली बार सुना है मैंने। ये कहते ही जीतू गौरव का हाथ पकड़कर उसको वापस रूम में ले गया और रूम में अंदर घुसते ही गौरव की नजर उस टेडी बेयर पर पड़ी जो उसी कोने में रखा हुआ था। टेडी बेयर को देखते ही जीतू ने हंसकर कहा, ये देखिए भैया, ये रहा आपका ढेर सारी आंखों वाला टेडी। अरे पर इसकी तो 2 ही आंखें। ऐसा कहकर जीतू जोर जोर से हंसने लगा। गौरव ने भी जब टेडी बेयर की ओर अपनी नजर घुमाई तो वो उसे एक साधारण सा खिलौना लगा। वो अब समझ चुका था कि ये सब कुछ उसके दिमाग का एक भ्रम ही है। फिर उसने अपने मन को शांत किया और जीतू के साथ खाना खाने के बाद सोने चला गया। अगली सुबह जब गौरव सोकर उठा तो वो काफी हल्का महसूस कर रहा था और तभी उसकी नजर अपने रूम के दरवाजे के पास रखे हुए एक बुके पे गई। गौरव ने वो बुके उठाया और देखा कि उसमें एक कार्ड भी रखा था जिस पर लिखा हुआ था गेट वेल सून और उसके नीचे निधि का नाम था। निधि का नाम देखकर गौरव का चेहरा एकदम से खिल उठा। उसने बुके को कमरे के एक कोने में रख दिया और तुरंत निधि को फोन किया। कुछ देर रिंग जाने के बाद निधि ने फोन उठाया और फोन उठाते ही गौरव बोल पड़ा, अगर ऐसी चोट लगने से फूल और ग्रीटिंग कार्ड मिलेंगे तो भगवान करे ऐसी चोट मुझे हर रोज लगती रहे। निधि ब्लश करते हुए बोली, पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्या पता कौन सी बात कब सच हो जाए। ये सुनकर गौरव हल्का सा मुस्कुरा दिया। और बताओ ऑफिस का क्या हाल है? तो निधि प्यार से बोली, ठीक ही है सब, तुम बताओ कब से आ रहे हो? गौरव ने धीमे से रोमांटिक होते हुए कहा, अगर तुम कहो तो अभी आ जाता हूं। उसकी बातें सुनकर निधि हंसने लगी। आराम करो अभी मिस्टर, फ्लर्टिंग करते हुए पकड़े गए ना तो बिना वार्निंग दिए ही ऑफिस से निकाल देंगे तुम्हें। गौरव ने एक लंबी सांस ली। हाय अच्छा ही होगा, इसी बहाने मैं तुमसे पूरे दिन फ्लर्ट ही कर लिया करूंगा। ये सुनकर निधि को इतनी शर्म आ गई कि उसने जल्दी से बाय कहकर फोन कट कर दिया। पर गौरव तो फोन रखने के बाद भी मुस्कुराए जा रहा था। वो निधि के ख्यालों में खोया हुआ बाहर खाली सड़क की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो वो शायद अब तक निधि को एक अच्छी ट्रीट पर ले जा चुका होता। इतने में किचन से जीतू बाहर आया और बोला, वैसे निधि भाभी रहती कहाँ है भैया? जीतू के मुंह से निधि भाभी सुनकर एक सेकंड के लिए तो गौरव का चेहरा शर्म से लाल हो गया। फिर उसने जीतू से कहा, भाभी? तेरी एचआर है वो, भाभी क्या होता है? अरे एचआर तो ऑफिस में है, घर में तो भाभी बोल ही सकता हूं ना। वैसे वो कभी घर आई है कि नहीं? कहते हुए जीतू ने उसकी टांग खींची
तो जवाब में गौरव ने जीतू पे ताना कसते हुए कहा, अगर तुम यहाँ रहने नहीं आए होते तो शायद वो कभी रूम पे आती। ये सुनकर जीतू तुरंत बोल पड़ा, अच्छा तो इसीलिए आप मुझे घर से निकालना चाह रहे थे। इस पर गौरव हंस दिया, अरे घर आए अतिथि को कोई निकालता है भला, भूल गए, अतिथि देवो भवा। गौरव ने हाथ जोड़े और जीतू ने भी आंख मारते हुए कहा, फिर तो ठीक है भैया, जब आप कभी रूम पे नहीं होंगे तो अतिथि की गर्लफ्रेंड यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड को बुला लूंगा यहाँ। गर्लफ्रेंड वाली बात सुनकर गौरव ने जीतू को हिदायत दी, ठीक है बुला लेना, पर एक बात का ध्यान रखना कि नीचे उस मिश्रा को पता ना चल जाए। क्या पता वो मकान मालिक को फोन कर दे कि ये लोग लड़की लाते हैं कमरे में। जीतू उसके पास गया और फुसफुसा कर बोला, मिश्रा की तो आप टेंशन मत लीजिए भैया, वो अपनी मुट्ठी में है। अब गौरव को टेंशन हो गई, क्या मतलब कि मिश्रा मुट्ठी में है? वो राज की बात है भैया, बताऊंगा कभी। ये कहकर जीतू वहां से चला गया और गौरव इस सोच में पड़ गया कि जीतू के बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था। कभी वो कुछ बोलता था तो कभी कुछ, पर एक बात तो थी कि गौरव के एक्सीडेंट के बाद जीतू ने वाकई में उसका बहुत ख्याल रखा था, इसलिए गौरव उससे अभी किसी बात पर बहस नहीं करना चाहता था। फिर जीतू की बातें भूल भाल के वो निधि के भेजे गए बुके को निहारने लगा। उन खूबसूरत फूलों को देखकर उसे निधि की याद आ रही थी, वो उसे मिस कर रहा था। अब तो बस वो जल्दी से ठीक होकर ऑफिस जाना चाहता था ताकि निधि से दोबारा मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो सके। कुछ दिनों के आराम और जीतू की देखभाल के बाद गौरव एकदम ठीक हो गया और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया जब उसे ऑफिस वापस से ज्वाइन करना था। जैसे ही गौरव ऑफिस पहुंचा, उसके सारे कलीग्स उससे मिलने आए, पर इन सब के बीच गौरव की नजरें तो सिर्फ निधि को ढूंढ रही थी। लेकिन निधि के बजाय उसे निधि की बॉस रीना दिखाई दी, जो गौरव को एमडी खन्ना के कैबिन में लेकर गई। खन्ना के कैबिन में घुसते ही सबसे पहले खन्ना ने गौरव की खैर खबर ली और फिर उसे अपनी दी हुई वार्निंग के बारे में याद दिलाया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम ऑफिस के बाहर संभल कर रहना। अर्पित काफी सनकी किस्म का लड़का है, फिर ये सब कैसे हो गया? इस बात का गौरव के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अर्पित इस हद तक चला जाएगा। फिर खन्ना ने गौरव को आश्वासन दिया, हमने अर्पित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है, और क्योंकि हमारी कंपनी के एक्स एम्प्लॉय ने तुम्हें फिजिकली और मेंटली हरास किया है, इसलिए कंपनी तुम्हें कॉम्पनसेट करना चाहती है। मैं कुछ समझा नहीं सर, गौरव ने खन्ना की तरफ देखकर कहा। तब खन्ना मुस्कुराया, गौरव, कंपनी की तरफ से तुम्हें एक कार दी जाएगी। गौरव को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे इतना जरूर लगा था कि शायद कंपनी उसे उसके इलाज का खर्चा देगी या शायद कुछ और, पर कार, ऐसा तो उसने पहले कभी किसी कंपनी के बारे में नहीं सुना था। तभी खन्ना ने गौरव को कार की चाबी थमाई और कहा, तुम ये डिजर्व करते हो गौरव, क्योंकि तुम वाकई में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। शशिधर की जगह तुमको लाने का हमारा फैसला एकदम सही था। अपनी तारीफ सुनकर गौरव बहुत खुश हो गया। उसने कार की चाबी को दोबारा देखा और खन्ना और रीना को कई बार थैंक यू कहा और मुस्कुराते हुए कैबिन से बाहर चला गया। गौरव को विश्वास नहीं हो रहा था कि अब वो कार से ऑफिस आया जाया करेगा। ये सोचते सोचते गौरव अपने डेस्क पर पहुंचा। वहां पहले से ही निधि, जीतू, समीर और बाकी लोग मौजूद थे। उन सबको ये बात पता चल गई थी कि कंपनी ने गौरव को कार गिफ्ट की है। समीर ने गौरव की पीठ थपथपाई, वाह भाई, तुम्हारा सही है, पहले 1 महीने में प्रमोशन हो गया, एसोसिएट से सीधा मैनेजर बन गए, और अब ये कार। किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी, किस चक्की का आटा खाते हो? गौरव कुछ कहे इसके पहले जीतू बीच में बोल पड़ा, अरे वो तो हमसे पूछिए, हम बताएंगे, क्योंकि आजकल इनके लिए राशन तो हम ही लेकर आ रहे हैं। और सुनिए गौरव भैया, ये कार सबसे पहले हम ही चलाएंगे, आप मना भी करोगे ना तो भी हम चलाएंगे। इस बात पे गौरव ने जीतू को चाबी पकड़ाई, अरे हाँ भाई, ये लो चाबी, तुम चला लेना शाम में घर जाते वक्त। तो जीतू ने कार की चाबी ले ली और साथ में पिज्जा पार्टी की डिमांड भी की। इस बात पे सब हंस पड़े और निधि के साथ साथ दूसरे कलीग्स ने भी कहा कि आज तो पिज्जा बनता है। तो गौरव ने पूरे ऑफिस के लिए पिज्जा ऑर्डर किया और सबने वो पार्टी बहुत एंजॉय की। गौरव काफी खुश था। वो आज बहुत दिनों के बाद वापस अपने डेस्क पर बैठा था। इस जगह से जैसे उसको प्यार सा हो गया था, इतना कि वो इस जगह, इस ऑफिस को अब कभी भी नहीं छोड़ना चाहता था। पर तभी जैसे ही वो अपना कंप्यूटर ऑन करने लगा, एकदम से उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कि ऑफिस के एक कोने में कोई चुपचाप खड़ा उसी की ओर घूरे जा रहा है। गौरव ने धीरे से उस कोने में देखा तो ऐसा लगा
कि एक काली सी परछाई वहां मौजूद थी। अब गौरव के दिल की धड़कन कई गुना बढ़ गई और उसके कानों के पीछे से पसीना आने लगा। फिर उसको याद आया कि उस रात को उसने मंगोलपुरी की सड़क पे भी ऐसे ही किसी परछाई को देखा था। ये सोचकर जैसे ही गौरव उस परछाई के पास गया तो उस परछाई की जगह उसे अपना स्वर्गवासी बॉस शशिधर दिखाई दिया। शशिधर को देखकर जैसे गौरव के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो डर कर पीछे हटने ही लगा था कि शशिधर ने उसका हाथ पकड़ लिया। भाग कहां रहे हो गौरव? मेरे डेस्क पर बैठकर मेरी जॉब लेकर मेरे फेवरेट टीम मेंबर अर्पित को निकालकर तुम यहाँ मजे कर रहे हो? गौरव डर के मारे कांप रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूं। शशिधर गौरव को घूरते हुए बोला। अच्छा, तो इसलिए अब मेरी कार भी हथिया ली? कार की बात सुनकर गौरव हकलाने लगा। वो कार तो मुझे कंपनी ने दी है सर। अब शशिधर को इतना गुस्सा आया कि उसने गौरव का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। अगर तू ये कार चलाएगा तो तेरी मौत भी खाई में गिरकर वैसे ही होगी जैसे मेरी हुई थी। क्या सच में वो परछाई शशिधर की ही थी या ये गौरव के मन का कोई भ्रम था? क्या वाकई में गौरव की तरक्की महज एक इत्तेफाक था या उसके पीछे छिपा था कोई राज? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। शशिधर ने गौरव का हाथ इतना कस के पकड़ा था कि गौरव की कलाइयों में दर्द होने लगा था। अब शशिधर की आंखें गुस्से में लाल हो गईं और वो धीरे धीरे गौरव के और करीब आने लगा। ऐसा लग रहा था कि शशिधर उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए गौरव ने जल्दी जल्दी अपना हाथ छुड़ाकर भागने की कोशिश की, पर वो अपना हाथ नहीं छुड़ा सका। फिर उसने किसी तरह अपनी बची कुची ताकत बटोरी और मदद के लिए बहुत जोर से चिल्लाया, पर उसके गले से आवाज ही नहीं निकली। फिर अपनी सारी कोशिशों को नाकाम होते हुए देखकर गौरव ने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी मौत का इंतजार करने लगा। लेकिन फिर एकदम से किसी ने उसके कानों में कुछ फुसफुसाया। गौरव ने चौंक कर अपनी आंखें खोली और अपने सामने का नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल उसके सामने शशिधर नहीं बल्कि जीतू खड़ा था और गौरव ऑफिस के उस कोने में नहीं अपनी डेस्क पर ही बैठा था। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो गया क्योंकि उसके साथ फिर से वही सब हो रहा था। क्या सपना था, क्या हकीकत थी, क्या सच, क्या भ्रम? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इतने में जीतू ने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, भैया आप सो गए थे अपनी डेस्क पर और ये इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या फिर से कुछ हुआ था आपके साथ? जब गौरव ने जीतू की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो जीतू ने उसे रूम पर जाकर रेस्ट करने की सलाह दी, पर गौरव ने मना कर दिया क्योंकि वो ऑफिस से अब और लीव्स नहीं लेना चाहता था। फिर जीतू ने उससे पूछा, अच्छा भैया बचे हुए पिज्जा लेकर घर चले जाते हैं, डिनर नहीं बनाना पड़ेगा, क्या कहते हो? पिज्जा? कौन सा पिज्जा? पिज्जा का नाम सुनकर गौरव ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ याद ही नहीं कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने सबको पिज्जा पार्टी दी थी। भैया आप रहने ही दो, आपके रिएक्शन से मैं समझ गया कि डिनर में आप कतई बचा हुआ पिज्जा नहीं खाओगे। आपको चाहिए दाल चावल या रोटी सब्जी, और अब तो आपको फ्री की बाई मिली हुई है जिसका नाम है जितेंद्र उर्फ जीतू। सही है, ऐश करो। गौरव को ताना मारकर जीतू वहां से चला गया, पर गौरव को सच में पिज्जा वाली बात याद नहीं थी। तभी एकाएक उसकी नजर अपनी कलाइयों की ओर गई। उसने देखा कि उसकी कलाइयों पर किसी की उंगलियों के निशान हैं, जैसे कि किसी ने उसे बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। यह देखकर गौरव सकपका गया। इसका मतलब वो सपना नहीं था, सच में शशिधर सर ने मेरी कलाई पकड़ी थी, या फिर कहीं मेरी आंखें भी मेरे दिमाग की तरह धोखा तो नहीं खा रही हैं? गौरव चाह कर भी काम में ध्यान नहीं लगा पा रहा था। उसके लिए हकीकत और सपने के बीच की लाइन जैसे मिटने लगी थी। क्या ये ऑफिस, ये कंपनी और इसमें काम करते हुए लोग सच में थे या कोई सपना था कि अभी उसकी नींद खुलेगी और सब कुछ गायब हो जाएगा? और निधि, क्या निधि भी एक छलावा है? गौरव ये सब कुछ सोच ही रहा था कि अचानक से निधि उसके पास आई और बोली, किसके ख्यालों में खोए हुए हो मिस्टर? कोई और भी है क्या? यह सुनकर उसका ध्यान टूटा और वो निधि को देखकर मुस्कुराया। नहीं निधि, और कौन हो सकता है तुम्हारे सिवा? इससे पहले कि वो कुछ और कहता, निधि ने उसे चुप करा दिया। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे मैं यहाँ किसी खास काम से आई थी। ये लो तुम्हारी कार की आरसी और बाकी के पेपर्स। अब तुम्हारी स्कूटी मैं रख लूं? निधि की बात सुनकर गौरव हंस पड़ा।
उस खटारा स्कूटी का तुम क्या करोगी? उस पे तो अब मैं भी ना बैठूं। सोच रहा हूं जीतू को गिफ्ट कर दूं। यह सुनकर तो निधि को भी जोर से हंसी आ गई, पर वो दोनों ये भूल गए थे कि उनकी इस दोस्ती पे पहले की तरह अब भी नजर रखी जा रही थी। उनको दूर से खिलखिलाता हुआ देखकर अचानक जीतू भी वहां थमका और उनकी हंसी का कारण पूछने लगा। तो गौरव ने उससे कहा कि तू जाकर कभी किसी और की भी जासूसी कर लिया कर। यह सुनकर जीतू ने अपने हाथ जोड़े और कहा, अब इस कंपनी के मेरे दो फेवरेट लोग यहां बैठे हुए हैं, तो मैं कहीं और क्यों जाऊंगा? एक ने रहने को रूम दिया और एक ने नौकरी। जीतू की मक्खन भरी बातें सुनकर निधि ने उसे सजेस्ट किया, तुम्हें सेल्स में होना चाहिए जीतू, इतनी बातें तो वही करते हैं। अरे मेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सेल्स में है, आपको सीवी भेजूं? कहकर जीतू ने फोन निकाला, पर गौरव ने उसको टोका और कार के पेपर्स दिए। कार चलानी है ना, तो बातें कम कर, ये लेकर नीचे जा, मैं आ रहा हूं बस, फिर रूम पर साथ में जाएंगे। रास्ते में कार चलाते वक्त जीतू बहुत खुश था और गौरव भी खिड़की खोलकर बाहर देख रहा था। तभी जीतू ने अपनी पसंद का लाउड पंजाबी म्यूजिक प्ले किया और साथ में गाने लगा। गौरव को वैसे तो लाउड म्यूजिक पसंद नहीं था, पर जीतू को खुश देखकर उसने कुछ नहीं बोला और वापस बाहर देखने लगा। कुछ देर बाद म्यूजिक बंद करके जीतू ने उत्सुकता से पूछा, वैसे भैया आपने घर पर ये कार वाली बात बताई है या नहीं? आपके घर पर तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। ये सुनकर गौरव की आंखों के सामने उसके माँ, पापा और गुड्डू का हंसता हुआ चेहरा आ गया और वो बोला, अभी तो नहीं बताया, पर सोच रहा हूं कि सीधा घर ही चला जाता हूं, वैसे भी 3 दिन की छुट्टी है। और उस पल में गौरव को एहसास हुआ कि उसे घर गए 1 साल से ऊपर हो गया था। 2 नौकरियों के चक्कर में वो कभी अपने घर वालों के लिए टाइम ही नहीं निकाल पाया था। बस फिर उसने डिसाइड किया कि वो पहले मार्केट जाकर अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स लेगा और आज रात ही कानपुर के लिए निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले उसे एक जरूरी काम करना था। निधि को दिया अपना प्रॉमिस पूरा करना था, उसे ट्रीट पर ले जाना था। तो उसने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढा और निधि को उसी रात डिनर पे इनवाइट किया और दोनों ने 8 बजे मिलने का प्लान बनाया। गौरव ने जीतू को घर ड्रॉप किया और कपड़े बदलकर निधि से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच गया। 10 मिनट वेट करने के बाद जब निधि वहां आई तो उसको देखकर गौरव को एक बार फिर निधि से प्यार हो गया। आज निधि डेट के लिए स्पेशली तैयार होकर आई थी। उसने एक पीच कलर की ड्रेस पहनी हुई थी और उसके काले लंबे सिल्की बाल खुले हुए थे जो उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने अपने होठों पर हल्के लाल रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। गौरव ने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी सुंदर लड़की को कभी डेट पे ले जाएगा। निधि ने अंदर आते ही सबसे पहले गौरव को हक किया और उसके सामने बैठ गई। नाइस चॉइस गौरव, ये रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा है। इस बात पर गौरव मुस्कुरा दिया और निधि को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बोला, अब तुम जितनी सुंदर हो, रेस्टोरेंट भी तो उतना ही सुंदर होना चाहिए ना। ये सुनते ही निधि शर्मा गई और इससे पहले कि वो इसका जवाब देती, वहां पे वेटर उनका ऑर्डर लेने आ गया। गौरव ने मेन्यू खोल के देखा, पर वो कंफ्यूज्ड था कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। तो निधि ने उसे कंफर्टेबल फील करवाते हुए उन दोनों के लिए नॉर्थ इंडियन फूड ऑर्डर किया। वेटर के जाने के बाद निधि ने बात आगे बढ़ाई, वैसे कितने टाइम बाद घर जा रहे हो तुम गौरव? गौरव ने एक गहरी सांस ली। पूरे 1 साल बाद। आज माँ, पापा और गुड्डू की बहुत याद आ रही है, तो सोचा कार लेकर आज रात ही निकल जाऊंगा, उनसे मिलकर 3 दिन में वापस आ जाऊंगा। निधि ने उसका हाथ सहलाया। घर से दूर रहना बड़ा मुश्किल होता होगा ना? मैं तो कभी एक रात के लिए भी अपने मम्मी पापा से अलग नहीं हुई। यह सुनकर गौरव हल्का सा मुस्कुराया। हाँ निधि, नौकरी के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। कानपुर में अगर अच्छी नौकरी होती तो मैं भी शायद उन्हें छोड़कर कभी दिल्ली ना आता। निधि को एहसास हुआ कि गौरव अपनी फैमिली को कितना मिस करता है। उसने गौरव का हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू गौरव। निधि के टच से गौरव के अंदर कई सारे इमोशंस जाग गए और तब उसे एहसास हुआ कि वो इस पल का ना जाने कब से इंतजार कर रहा था। निधि भी लगातार उसकी आंखों में देखे जा रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही थी या शायद चाहती थी कि गौरव उससे कुछ कहे। और फिर इतने में वेटर उनका ऑर्डर लेकर आ गया। Here is your order, मैम, सर। खाना खाते समय गौरव ने निधि से धीरे से कहा, निधि, मैं सोच रहा हूं कि इस बार घर पे तुम्हारे बारे में बता दूं। निधि बिना गौरव की ओर देखते हुए बेझिझक बोली, ओके, बता देना। और तुम कब बताओगी मेरे बारे में अपने घर पे? गौरव ने झट से पूछा। तो निधि ने बात पलटते हुए गौरव के मुंह में एक निवाला डाल दिया।
एक्सीडेंट से पहले भी गौरव ने डिनर पर जाने की बात की थी, तब भी निधि ने उसकी बात टाल दी थी। निधि के मन में है क्या? सोचते सोचते गौरव चुप सा हो गया था, पर फिर निधि का चेहरा देखकर वो मन में सोचने लगा, लड़कियां थोड़ी ही अपनी शादी की बात खुद करती हैं। मेरी गुड्डू भी तो 10 बार सोचेगी किसी लड़के का नाम मेरे सामने लेने से पहले। फिर कुछ देर बाद गौरव ने निधि से पूछा, मिस करोगी मुझे? निधि ने स्माइल करते हुए कहा, बहुत। प्लीज कम बैक सून गौरव। खाना खत्म होने के बाद गौरव ने निधि को घर पर ड्रॉप किया और उसकी यादें अपने साथ लेकर कानपुर के लिए निकल गया। रात के लगभग 1 बज चुके थे। गौरव चौकन्ना होकर कार बढ़ाए चला जा रहा था। हाईवे पे दूर दूर तक सन्नाटा था, बस बीच बीच में कभी कभी कोई गाड़ी या ट्रक उसके बगल से हॉर्न बजाते हुए गुजरता। कानपुर अब भी कुछ घंटे दूर था। गौरव के मन में दोबारा निधि की वो बात गूंजी, फिलहाल तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने गौरव। और गौरव का चेहरा फिर मुरझा गया। तभी अचानक कार में लाउड पंजाबी गाना बजने लगा। ये वही गाना था जो जीतू ने पहले प्ले किया था। गौरव एकदम से हड़बड़ा गया, क्योंकि उसने तो म्यूजिक सिस्टम ऑन ही नहीं किया था। और फिर एकदम से कार की खिड़की के शीशे भी ऊपर नीचे होने लगे। कार में ऐसी अजीबोगरीब चीजें होते हुए देखकर गौरव बहुत बुरी तरह से डर गया। उसने जल्दी से खिड़की के शीशे पावर बटन से बंद करने की कोशिश की, पर शीशा बंद ही नहीं हुआ। तो गौरव ने गाड़ी चलाते चलाते ही मैनुअली खिड़की के शीशों को बंद करने के लिए अपना हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया, और पता नहीं कैसे एकदम से एक भारी ट्रक हॉर्न बजाता हुआ, डिपर मारता हुआ उसके सामने आ गया। एक बार के लिए लगा कि गौरव सीधे उस ट्रक में जा घुसेगा, पर किसी तरह वो संभला और ट्रक से टकराते टकराते बचा। पर वो इतना घबरा गया था कि उसने एकदम से ब्रेक लगाया और कार को साइड में रोक दिया। कार को रुके हुए बस 1 मिनट ही हुआ था कि तभी अचानक से उसे आवाज आई, गौरव, कार ठीक से चला। कार तेरे बाप की नहीं है, नहीं तो याद है ना मैंने क्या कहा था। यह आवाज जानी पहचानी थी। गौरव ने अचानक से पीछे मुड़कर देखा। कार की पिछली सीट पर उसका स्वर्गवासी बॉस शशिधर बैठा हुआ था। क्या शशिधर का भूत वाकई गौरव के पीछे पड़ा था? क्या निधि सच में गौरव के बारे में सीरियस थी, या उसके मन में कुछ और था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। गौरव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। यह कैसे हो सकता था कि उसका मरा हुआ बॉस शशिधर उसकी कार की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। शशिधर को देखकर गौरव के हाथ पैर डर के मारे कांपने लगे थे। उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो बस आंखें बंद करके भगवान से यही प्रार्थना करने लगा कि काश ये भी उसका सपना ही हो। कुछ देर बाद उसने बड़ी हिम्मत करके फिर से पीछे मुड़कर देखने की सोची। वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि शशिधर वहां नहीं था। यह देखकर गौरव की सांस में सांस आई। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और कार स्टार्ट करके वापस कानपुर के रास्ते की तरफ निकल गया। वो कुछ दूर गया ही होगा कि फिर से उसके कानों में शशिधर की आवाज गूंजने लगी, कार ढंग से चला गौरव, सड़क तेरे बाप की नहीं है। डर के मारे गौरव की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या वो दोबारा अपनी कार रोक के किसी से मदद मांगे? पर उस वक्त उस हाईवे पर उसके अलावा और कोई नहीं था। और थोड़ी देर बाद कुछ दूरी पर उसे टोल टैक्स की जलती हुई लाइट्स दिखाई दी। गौरव ने अपनी कार टोल टैक्स के आगे खड़ी कर दी और कार से बाहर निकल आया। वो अपनी कार की तरफ देखकर यही सोचता रहा, क्या कार के अंदर सचमुच शशिधर सर की आत्मा थी, या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? गौरव ये सोच ही रहा था कि तभी उसके बगल में एक कार आके रुकी और उसमें से 2 आदमी निकले। उनमें से एक ने सिगरेट जलाते हुए कहा, भाई, इस सड़क पर रात को बहुत एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक कार यहाँ खाली सड़क पे पलटी हुई मिली थी। कार में अकेला ड्राइवर ही था। तभी दूसरे आदमी ने पूछा, पर खाली सड़क पे एक्सीडेंट कैसे हो सकते हैं? उस आदमी ने सिगरेट का एक कश लेते हुए बताया कि वहां मरे हुए लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं। और तो और कार की हेडलाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती हैं। साथ ही कार के शीशे भी अपने आप ऊपर नीचे होने लगते हैं। फिर एक भारी ट्रक अचानक से सामने आ जाता है। बीते सालों में ऐसे कई एक्सीडेंट्स वहां हुए थे। हाल ही में उसके एक दोस्त का भी यहां एक्सीडेंट होते होते बचा था। यह सुनकर गौरव चौकन्ना हो गया, क्योंकि यही सब तो उसके साथ भी हो रहा था। और गौरव ने ना चाहते हुए भी उनको टोक कर पूछ लिया,
पर भाई तुम्हारा दोस्त बच कैसे गया? तो उस आदमी ने जवाब दिया, बस वो सिर्फ सामने देखता रहा, हर चीज को इग्नोर करता गया। वो किसी भी चीज से डरा ही नहीं, या डरा भी तो बाहर जाहिर नहीं होने दिया। जो भी हरकतें उसकी कार में हो रही थी वो उनसे घबराया नहीं, बल्कि सामने देखता रहा। ये कहकर वो दोनों आदमी अपनी कार में बैठ गए और चले गए। अब गौरव भी समझ गया था कि उसे क्या करना है। वो तुरंत अपनी कार में बैठा और फटाफट कानपुर के लिए रवाना हो गया। सड़क खाली थी, इसलिए गौरव अपनी कार को भगा रहा था, पर उसकी नजर एकदम चौकन्ना थी। उसे पता था कि अगर वो रिएक्ट नहीं करेगा तो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। लगभग आधे घंटे बाद फिर से कार की पिछली सीट से आवाज आई, क्या गौरव, बहुत मजा आ रहा है तुझे मेरी कार चलाने में? ये सुनते ही गौरव के प्राण सूख गए, पर उसने इस बारी पीछे नहीं देखा। वो बस चुपचाप कार भगाता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पीछे अपना मुंह सटाए बैठा था। उसकी गर्म सांसें गौरव को साफ साफ महसूस हो रही थी। पर इस बार गौरव ने डरने की बजाय झट से म्यूजिक सिस्टम को अपने फोन से कनेक्ट किया और हनुमान चालीसा चला दी। और फिर हनुमान चालीसा सुनते सुनते कब सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला, और करीब 7 बजे वो अपने शहर कानपुर पहुंच गया। कानपुर की हवा में कुछ ऐसा था कि वो अपने साथ रात में हुई घटनाओं को बिल्कुल भूल गया था। अपने मोहल्ले की गली में घुसते ही उसे रामधनी हलवाई की पुरानी दुकान दिखाई दी। ये वही दुकान थी जहां से वो बचपन में मिठाइयां खरीदा करता था। गौरव ने अपनी कार रामधनी हलवाई की दुकान के बिल्कुल पास लगाई और कार से नीचे उतर गया। उसने रामधनी चाचा का हाल चाल पूछा और उन्होंने बचपन के जैसे एक गुलाब जामुन गौरव के मुंह में डाला, और उस पल में उसे अपना पूरा बचपन याद आ गया। फिर गौरव ने 1 किलो गुलाब जामुन पैक करवाए और घर की ओर निकल गया। जब गौरव अपने घर के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अब भी कुछ नहीं बदला था। एक तल्ले का पुराना मकान प्लास्टर छोड़ता हुआ एकदम वैसे ही था जैसे गौरव पिछली बार उसे छोड़कर गया था। गौरव ने कार के अंदर बैठे बैठे ही अपने घर पर एक नजर मारी। गौरव की मां घर के पास लगे तुलसी के पेड़ में पानी दे रही थी। उनसे थोड़ी दूर एक खटिया पे बैठे गौरव के पिताजी अपने पुराने चश्मे से अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और तभी घर के अंदर से गुड्डू भागी भागी आई और अपनी साइकिल पर बैठ गई। इतने दिनों के बाद इन सबको एक साथ देखकर गौरव की आंखों से आंसू बहने लगे। गौरव कार से उतरा और घर के अंदर गया और उसने अपनी मां को आवाज लगाई, मां, 1 कप चाय बनाओ हमारे लिए, अदरक डाल के। गौरव की आवाज सुनकर सभी चौंक पड़े। सभी गौरव को यूं अचानक से वहां देखकर हैरान हो उठे थे। गुड्डू के हाथ से तो उसकी साइकिल ही छूट गई। वो दौड़ते हुए गौरव के पास गई और उसके गले से लिपट गई। गौरव उसे वैसे ही अपने गले से लगाए हुए अपने माँ पापा के पास गया और उनके पांव छुए। सभी की आंखें नम हो गईं। फिर सबसे मिलने के बाद गौरव आंगन में लगे खटिया पे बैठ गया, और तभी गुड्डू की नजर कार पर गई। भैया, ये कार क्या आपकी है? गौरव ने हंसते हुए बोला, हाँ हमारी ही है, कंपनी ने दी है। जा जाके अंदर देख क्या लाए हैं तेरे लिए। गौरव के माँ बाप को उसकी कार वाली बात पर यकीन ही नहीं हुआ, पर गुड्डू तो भागती हुई कार के पास चली गई। पर जैसे उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, वो खुला ही नहीं, क्योंकि गौरव कार को अनलॉक करना भूल गया था। भैया, इसे खोलो तो यहां आके। गुड्डू ने कार के दरवाजे का हैंडल पकड़कर कहा। गौरव जब गुड्डू के लिए कार का दरवाजा खोलने गया तो उसकी नजर पिछली सीट पर गई। वहां उसने देखा कि वही लाल टेडी बेयर शान से बैठा हुआ था जो उसके मंगोलपुरी वाले फ्लैट में था। गौरव हैरत में पड़ गया। उसने तो इस टेडी बेयर को रूम पर ही छोड़ दिया था। तभी गौरव ने सोचा, हो ना हो ये जरूर उस जीतू ने किया है। उसी ने रखा होगा ये मनहूस खिलौना मेरी कार में। अच्छा हुआ अभी तक गुड्डू की नजर इस पर नहीं पड़ी। गौरव ने फटाफट उस टेडी बेयर को पीछे रखी एक चादर से ढक दिया। इसके बाद गौरव ने गुड्डू को उसका गिफ्ट थमाया। ये ले तेरे लिए नया फोन। आईफोन देखते ही गुड्डू खुशी से चिल्लाई, ये मेरे लिए है भैया। गौरव ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, नहीं, पड़ोसी के लिए। गौरव की बात सुनते ही सभी मुस्कुरा उठे। गुड्डू तुरंत अपनी सहेलियों को अपना फोन दिखाने के लिए दौड़ गई और गौरव अपने माँ पापा के साथ घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर सबने खूब सारी बातें की। गौरव ने इतने वक्त बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाया, और गुड्डू तो अपने भाई के आने की खुशी में ना तो आज स्कूल गई और ना ही ट्यूशन। वो तो बस अपने नए फोन से फोटोज खींचे जा रही थी। कभी सेल्फीज खींचती तो कभी अपनी फैमिली के साथ।
इसके बाद गौरव ने अपने बैग से एक सोने की चेन निकालकर अपनी मां को पहनाई। उसकी मां इतनी मोटी सोने की चेन देखकर चौंक गई। ये क्या है बेटा, ये इतनी मोटी सीकड़ी काहे लेते आए? गौरव ने अपनी मां की बातों का जवाब देते हुए कहा, काहे लेते आए क्या होता है मां, तुम्हारे लिए लाए हैं। तुमने हमारी पढ़ाई के लिए अपने सारे जेवर बेच दिए, इतना तो हम कर ही सकते हैं अब तुम्हारे लिए। गौरव का इतना कहना था कि उसकी मां की आंखों से आंसू छलक गए। गौरव का भी गला भर आया। इसके बाद उसने अपने बैग से अपने पापा के लिए एक चश्मा निकाला और उन्हें पहना दिया। गौरव के पापा भी इमोशनल हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को छिपाते हुए धीरे से कहा, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, अभी तो हमारा चश्मा ठीक ही था। गौरव चश्मा एडजस्ट करने लगा। अब नहीं लाते तो कब लाते पापा, ये सब हमें बहुत पहले ही करना चाहिए था। सभी की आंखों में आंसू आ गए। गौरव के माँ बाप को उस पर बहुत फक्र हुआ और गुड्डू तो चीख चीख कर पूरे मोहल्ले वालों को बता चुकी थी कि अब उसके भैया बड़े ऑफिसर बन गए थे। इन सब बातों मुलाकातों के बाद गौरव नहा कर सोने चला गया। फिर जब गौरव की नींद खुली तो रात हो चुकी थी। खाने पर गौरव ने सबको अपने काम के बारे में बताया और कैसे उसे कंपनी ने यह कार दी थी। फिर गौरव खाना खाते खाते बोला, वैसे कल हम लोग विंध्याचल चले क्या, दर्शन भी हो जाएंगे और थोड़ा घूम भी लेंगे। इस बात से गुड्डू सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे नई नई जगहों की फोटोज खींचने का मौका मिलने वाला था। वो तुरंत बोल पड़ी, हाँ भैया, हम कल भी स्कूल नहीं जाएंगे फिर। जिसे सुनकर गौरव की मां गुस्से से बोली, तुम जाके पढ़ाई करो, समझी, आज भी स्कूल से छुट्टी कर ली। ए गौरव बेटा, ये क्या नया फोन दिला दिए इसको, हमें नहीं लगता कि पास होगी इस साल, ये पूरा दिन तस्वीरें खींचेगी देखना। तभी गौरव के पापा भी बीच में बोल पड़े, भाई की तरह अच्छी नौकरी करनी है, कार लेनी है तो जाओ पेपर की तैयारी करो, वरना फोन ले लेंगे तुमसे जो भाई ने ला कर दिया है और अलमारी में बंद करके ताला लगा देंगे, क्या समझी। उसके पापा ने ऐसी फटकार लगाई कि गुड्डू खाना खाकर दूसरे कमरे में पढ़ने चली गई। उसके माँ पापा भी सोने चले गए, पर गौरव को नींद नहीं आ रही थी। वो काफी देर तक लेटा रहा और निधि से मैसेज पर बातें करता रहा। फिर करीब 12 बजे उसने फोन बंद किया और सोने की कोशिश करने लगा। उसे लगभग आधा घंटा ही हुआ होगा कि अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे गुड्डू के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी, वो भी किसी लड़के की। गौरव चौंक गया कि इतनी रात को गुड्डू के कमरे में कोई लड़का कैसे हो सकता है। जहां तक गौरव जानता था, गुड्डू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और उसके ऐसे कोई दोस्त भी नहीं थे जो लड़के हों। फिर ये आवाज किसकी थी? ये सोचकर वो अपने बिस्तर से उठा और गुड्डू के कमरे की ओर चल दिया। जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर गौरव का दिमाग सनक गया। गुड्डू के बेड के ठीक सामने अर्पित खड़ा था। क्या गौरव का पीछा करते हुए अर्पित उसके घर तक आ गया था? आखिर वो लाल टेडी बेयर गौरव की कार में आया तो आया कैसे? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर। अर्पित को अपनी बहन के कमरे में देख गौरव भौंचक्का रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्पित इतना गिर जाएगा कि उससे बदला लेने के लिए वो उसके घर के अंदर तक आ जाएगा। तभी उसकी नजर अर्पित के हाथ की तरफ गई। उसने वही हॉकी स्टिक पकड़ के रखी हुई थी जिससे उसने गौरव पर हमला किया था। यह देखकर गौरव घबरा गया। अर्पित, तुम यहां? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कानपुर में हूं? तभी अर्पित ने हॉकी स्टिक को हवा में घुमाया। क्यों? तुम अगर शशिधर सर और मेरी नौकरी खा सकते हो तो मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकता? यह सुनते ही गौरव सफाई देने लगा। नहीं नहीं अर्पित, मैंने तुम्हारी नौकरी नहीं खाई और शशिधर सर के जाने के बाद ही मुझे उनकी जगह नौकरी मिली है। अर्पित ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और भारी आवाज में बोला, तूने मेरा नुकसान किया है, मैं अब तेरा करूंगा। इतना कहते ही अर्पित ने हॉकी स्टिक उठाई और गुड्डू के सर पर दे मारी। ये देखते ही गौरव की चीख निकल गई नहीं! और उसकी आवाज सुनते ही उसके घर में सब उठ गए और दौड़ते हुए गौरव के पास पहुंचे। जैसे ही गुड्डू ने लाइट ऑन की तो उन सब ने देखा कि गौरव फूट फूट कर रोए जा रहा था। इससे गौरव की मां डर गई और उन्होंने उसकी पीठ सहलाते हुए पूछा, अरे बेटा क्या हुआ? अपनी मां को देखते ही गौरव उनसे लिपट गया और रोते हुए बोला, मां वो गुड्डू, मां गुड्डू। ये सुनते ही उसके मां बाप और गुड्डू उसको अचरज से देखने लगे कि वो कहना क्या चाह रहा था। तभी गुड्डू ने कहा, क्या हुआ भैया, हम तो यही हैं।
गुड्डू को सही सलामत देखकर गौरव को यकीन ही नहीं हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसने गुड्डू के कमरे की तरफ देखा तो उस कमरे में कोई नहीं था। गौरव की जान में जान आई और उसने गुड्डू को गले लगा लिया। गुड्डू, तू सच में ठीक है ना? हाँ भैया, पर आपको हुआ क्या है? गुड्डू ने फिक्र करते हुए पूछा। गौरव ने उसके कमरे की तरफ इशारा किया। पता नहीं, वो तेरे कमरे में और कोई था और तुझे जोर से मारा उसने, मैंने देखा था उसे। गौरव की मां समझ गई थी कि उसने फिर कोई डरावना सपना देखा था। अब एक ही रास्ता था और वो जाता था श्याम महाराज के आश्रम तक। पर गौरव को किसी महाराज पर भरोसा नहीं था। लेकिन उसकी मां ने उसकी एक नहीं सुनी और कहने लगी, तुम्हारी तरक्की हो रही है ना, कोई है जो खुश नहीं है तुमसे। हम देखेंगे अब हमें क्या करना है। गुड्डू, जा भाई के लिए दूध गर्म करके ले आ रसोई से। उस रात गौरव के साथ उसके घर में सब बेचैन थे और सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होते ही गौरव का पूरा परिवार श्याम महाराज के आश्रम के लिए निकल गया। उनका आश्रम कानपुर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था, जहां तंत्र मंत्र, आत्मा बंधक, वशीकरण से मुक्ति जैसी चीजें होती थी। जब गौरव और उसकी फैमिली वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां आए हुए लोग अजीब सी हरकतें कर रहे थे। उनके शरीर ऐसे हिल रहे थे मानो उनको बिजली के झटके लग रहे हो। किसी के मुंह से झाग निकल रहा था, किसी के पैर टेढ़े थे, किसी की जीभ नीली पड़ी हुई थी। ये सब देखकर गौरव अनकंफर्टेबल हो गया था और बस यहां से किसी भी हाल में निकलना चाहता था। लेकिन उसके मां बाप नहीं माने। कई घंटों के बाद गौरव को महाराज के दर्शन हुए। श्याम जी महाराज अपनी छोटी सी कुटिया में आंखें बंद करके बैठे हुए थे। उनकी वेशभूषा संतों जैसी थी। गौरव की मां महाराज के पैरों में गिर गई। मेरे बेटे को बचा लीजिए महाराज जी, बचा लीजिए मेरे बेटे को। महाराज के चेले ने गौरव की मां को उठने को कहा। महाराज ने जब अपनी आंखें खोली, गौरव एक पल के लिए डर गया था। इतनी गहरी आंखें कि मानो सारी सृष्टि उनमें समा जाए। महाराज ने गौरव से कहा, इतना वक्त क्यों लगाया यहां आने में? बहुत अनर्थ होने वाला है। जिसे सुनकर गौरव के पापा ने घबराते हुए पूछा, आखिर बात क्या है महाराज? श्याम महाराज बोल पड़े, भयंकर वशीकरण किया गया है इस लड़के पर। इसका तोड़ इतना जल्दी नहीं मिलेगा, वक्त लगेगा। बहुत विनाश देखने के बाद इसका असर खत्म होगा। श्याम महाराज की बातें सुनकर गौरव के मां बाप रो पड़े। गौरव की मां ने रोते हुए पूछा, महाराज जी, किसने किया है इस पर वशीकरण? श्याम महाराज ने उन्हें बताया कि उनके किसी करीबी ने गौरव पे वशीकरण किया है और उन्हें इस वशीकरण का हल ढूंढने के लिए साधना में जाना होगा। तो गौरव की मां बोल पड़ी, पर महाराज, इसका हल कब मिलेगा? इस पर महाराज ने कहा कि उन्हें जब हल मिल जाएगा तो वो खुद गौरव के सपने में आकर उसको यहां बुलाएंगे। इतना कहते ही उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और वापस ध्यान में चले गए। गौरव को श्याम महाराज की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सोच रहा था कि कौन इतना करीबी हो सकता है जो उस पर वशीकरण करेगा और क्यों। यही सोचते हुए गौरव अपनी फैमिली के साथ वापस अपने घर के लिए निकल गया। दोपहर में अपने घर पहुंचकर थका हारा गौरव बेड पर जाकर लेट गया और तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। वो मैसेज निधि का था और साथ में उसकी 50 मिस्ड कॉल्स भी थी। गौरव ने फौरन निधि को कॉल बैक किया और कॉल उठाते निधि उस पर चिल्ला दी, हद हो गई यार, तुम कानपुर क्या गए, मुझे भूल ही गए। आज सुबह से कितने कॉल्स, कितने मैसेजेस किए मैंने, तुम रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो। तब गौरव ने उसे सॉरी कहा और आश्रम वाली बात बताई। सुनते ही निधि हैरान पड़ गई। उसने कहा, आज के जमाने में ऐसा कौन सोचता है यार, तुम मानते हो ये सब? ये सुनकर वो बेड पर उठ बैठा। मानता तो नहीं हूं, पर मां की बात मैं टाल नहीं सकता। पर अब भी निधि ने जोर डालते हुए जानना चाहा कि क्या गौरव को फिर से कोई सपना आया था। अब गौरव ने हिचकिचाते हुए अर्पित वाली बात बताई। निधि इस बात पे थोड़ा सा चिढ़ गई। यार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, दिस इज स्लीप वॉकिंग और ये एक बीमारी है, इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नॉट टू सम आश्रम। निधि का गुस्सा देख गौरव ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। इतने में गुड्डू वहां आ गई। उसके हाथ में वही टेडी बेयर था। ये देखकर वो बहुत घबरा गया और उसने जल्दी जल्दी में निधि को बाय बोलकर फोन रख दिया। तभी गुड्डू उस टेडी बेयर को हक करके गौरव से बोली, कितना क्यूट है ये भैया, आपने इसे अब तक छुपाकर क्यों रखा था, हमें दिखाया क्यों नहीं? गौरव ने तुरंत कहा, एक्चुअली ये किसी और का है, हमारा मतलब किसी जानने वाले का है, छूट गया था हमारी कार में। ये सुनते ही गुड्डू का चेहरा उतर गया।
पर फिर वो बोली, ठीक है, तो जब तक आप उस जानने वाले से नहीं मिलते तब तक ये मैं रख लेती हूं। ओके, थैंक यू। ये कहकर गुड्डू वहां से चली गई। शाम को गौरव ने अपनी कार की चाबी उठाई और अपने बचपन के दोस्त सुनील और दिनेश से मिलने चला गया। बहुत वक्त से वो अपने दोस्तों से नहीं मिला था। उसने अपनी जॉब लगने की खुशी में दोनों को ट्रीट देने के लिए कानपुर के एक फैंसी रेस्टोरेंट में बुलाया था। उस रेस्टोरेंट में आकर सुनील और दिनेश चौंक गए और दिनेश ने कहा, क्या बात है गौरव, तुम तो एकदम से बड़े आदमी बन गए हो। इतनी महंगी जगह बुलाए हो, बिल जानते हो कितना आएगा? इस पर सुनील ने भी मजाक करते हुए कहा, सुने थे किस्मत चमकने में देरी नहीं लगती है, इसे देखने के बाद विश्वास हो गया। बचपन में एक गोला खाने के भी पैसे नहीं रहते थे तुम्हारे पास, याद है? और अब ठाठ देखो, गाड़ी चलाकर आया है दिल्ली से। दोनों की बातें सुनकर गौरव भी हंस पड़ा। अरे क्या तुम लोग भी, मुझे सब मिलने में 8 साल लग गए, किसी को भी तरक्की इतनी जल्दी कहां मिलती है। फिर उन तीनों ने खूब गप्पे हाँकी और पुराने दिनों को याद किया। और खाना वाना खाकर गौरव ने जब बिल मंगवाया तो देखा कि उसके सामने खाने का बिल लेकर कोई और नहीं, उसका पुराना रूममेट राजीव आया था। इससे पहले गौरव कुछ कहता, राजीव बोल पड़ा, जब मेरे साथ रहता था तेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं थी। तेरा रेंट मैंने भरा, तुझे रोटी मैंने खिलाई, और आज जब तेरे पास पैसे आ गए, तेरी तरक्की हो गई, तुझे कार मिल गई, तो तूने मुझे कुछ बताया ही नहीं। राजीव को वहां ऐसे देखकर गौरव चौंक गया था। तभी किसी की आवाज आई, क्या हुआ सर, कोई प्रॉब्लम? जब गौरव ने वो आवाज सुनी तब उसने देखा कि जिस आदमी को वो राजीव समझ रहा था वो तो कोई और था, उस रेस्टोरेंट का वेटर। उसने झट से उस वेटर से पूछा, तुम कौन हो, राजीव कहां गया? तो वो वेटर भी हैरान हो गया, सर कौन राजीव? गौरव के दोस्तों को लगा कि वो ये सब ड्रामा बिल ना भरने के लिए कर रहा है। तभी सुनील अपनी पॉकेट से वॉलेट निकालने लगा। गौरव क्या हुआ? कोई बात नहीं, बिल हम दे देते हैं। ये सुनकर गौरव को एहसास हुआ कि एक बार फिर से उसने कोई सपना देखा था। उसने अपने दोस्तों को रोका और अपना वॉलेट निकाल कर कहा, नहीं नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो, बिल तो हम ही देंगे। गौरव ने बिल तो पे कर दिया, पर उसकी नजरें अब भी राजीव को ढूंढ रही थी। पर जब उसे राजीव कहीं नहीं दिखाई दिया तो वो अपने दोस्तों को बाय बोलकर वहां से निकल गया। कार चलाता हुआ गौरव समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा था। अब तक तो मरा हुआ शशिधर मुझे दिखाई दे रहा था, पर अब मुझे राजीव भी दिखाई दे रहा है जो जिंदा है। कुछ गड़बड़ है मेरे साथ, पर क्या? गौरव का ध्यान सड़क पर नहीं था। अचानक उसके सामने कुत्ता आ गया और गौरव ने जोर से ब्रेक लगाए। उसकी कार बिजली के खंबे से टकराते टकराते बची। 5 मिनट बाद जब उसने अपना होश संभाला तो देखा कि उसके सामने जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ पड़ा था। गौरव को लगा कि शायद उस आदमी को चोट उसकी कार से लगी थी। गौरव फटाफट अपनी कार से उतरकर उस आदमी के पास गया, पर जैसे ही गौरव ने उस आदमी का चेहरा कार की रोशनी में देखा तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि फिर से राजीव था। गौरव अब इतना डर गया था कि वो वहां से भागकर जल्दी से कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। गौरव बिजली की रफ्तार से अपने घर पहुंचा और जैसे ही वो अपनी कार का दरवाजा खोलकर नीचे उतरा, उसने देखा कि उसके माँ बाप किसी के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। इतनी देर रात 11 बजे कौन आया मेरे घर पर? यह सोचकर गौरव फटाफट अपने घर के अंदर गया। गौरव को देखते ही उसकी मां बोली, अरे बेटा देख तो कौन आए हैं। तभी अचानक वो आदमी गौरव की तरफ मुड़ा और उसको देखकर गौरव चौंक गया और बोला, राजीव तू? क्या इस बार वाकई राजीव गौरव के सामने था या ये भी गौरव का कोई भ्रम था? आखिर श्याम जी महाराज किस अनर्थ की तरफ इशारा कर रहे थे? गौरव पर वशीकरण करने वाला कौन था? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।